गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के नेक्स्ट वीडियो में हैं, जहां टॉपिक मैंने लिख दिया है फ्रैक्शनल एटॉमिक मास। इस टॉपिक में हम लोग को ये समझना है कि किसी भी एलिमेंट का जो किसी भी आइटम का एटॉमिक मास, कभी कभी आपने देखा होगा जैसे कॉपर का एटॉमिक मास 63.5, क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5, ये फ्रैक्शनल एटॉमिक मास कहाँ से आते हैं। पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है। ये सारे के सारी बातें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और बड़ा ही डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। मैंने उस वीडियो में सब कुछ समझाया हुआ है कि एटॉमिक मास यूनिट की ज़रूरत क्यों है, एटॉमिक मास यूनिट होता क्या है, एटॉमिक मास यूनिट को डिफ़ाइन कैसे करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट है क्या। ये सारी की सारी बात हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और उसी से लगे एक और भी टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया था, ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास का मीनिंग क्या है और ग्राम एटॉमिक मास की ज़रूरत क्या है, हम लोग उसको क्यों यूज़ करते हैं, ये सब एक्सेट्रा बातें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उसमें एक टॉपिक जोड़ देने से वो कंप्लीट हो जाएगा कि कोई आइटम जो होते हैं उनका एटॉमिक मास फ्रैक्शनल होता है। अभी जैसे बताया कि क्लोरीन का एटॉमिक मास आप याद करते हैं 35.5। आखिर ये फ्रैक्शनल एटॉमिक मास का क्या कंसेप्ट है, तो इसी को समझाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। ये समझाना चाहता हूँ कि फ्रैक्शनल एटॉमिक मास की ज़रूरत क्यों है। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करें। शुरू करने से पहले एक बार आपसे फिर से निवेदन कर दूं कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें और लाइक देना ना भूलें। सब्सक्राइब करने से आपको सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और उसके बाद फिर मुझे लिंक शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, कोई कठिनाई नहीं होगी। मैं हमेशा लगातार वीडियो बना रहा हूँ और वो सिलसिलेवार ढंग से है, सिलेबस पे बेस्ड है। जो 11th 12th का सिलेबस है, अभी तो 11th का क्लास की वीडियो की बात कर रहा हूँ, तो 11th का भी जो सिलेबस है आप NCERT पलट लेंगे तो एकदम सिलसिलेवार ढंग से टॉपिक वाइज ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो। आप एक बार वीडियो देखें, NCERT पढ़ें या वीडियो देखें ABC मॉडर्न से ABC पढ़ें, जो भी बुक्स पढ़ते हैं आप एकदम सिस्टमेटिक ढंग से सभी टॉपिक्स आपको मिलते जाएंगे लगातार कंटिन्यूएशन में। ऐसा नहीं कि कुछ छोड़ा बीच में से वहाँ पढ़ाया वहाँ पढ़ाया, वो सब एकदम लगातार इसमें मिलेगा आपको। और मैंने इसलिए लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 करके वीडियो बनाया है। आप लेक्चर 1 से लेके और लेक्चर ये 10th लेक्चर होगा वो आप देखें और आपको सब कुछ एकदम कड़ी में मिलेगा। तो हम आते हैं अपने टॉपिक पर। मैंने आपको कहा कि ये फ्रैक्शनल एटॉमिक मास होता क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये कहाँ से आता है। तो इसके लिए आपको पहले समझा दूँ, मैंने एक बात बताया था कि कुछ आइसोटोप्स होते हैं, कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो आइसोटोप्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे बताया कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। कार्बन के भी 3 आइसोटोप्स, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। तो वे सारे के सारे आइसोटोप्स अगर नेचुरली अकरिंग हैं तो उनका भी तो कंट्रीब्यूशन होगा ना एटॉमिक मास डिटर्मिनेशन में। तो कहता है कि अगर कोई एलिमेंट, सपोज कीजिए कि हाइड्रोजन की ही बात करते हैं, हाइड्रोजन का प्रोटियम जो है वो मोस्ट अबंडेंट है, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम का अबंडेंस एकदम नेग्लिजिबली स्मॉल है, 99% प्रोटियम होता है, तो 1% में वो है तो हम उसको अगर इग्नोर भी कर देते हैं, इसलिए हाइड्रोजन का एटॉमिक मास अप्रॉक्सीमेटली 1 माना जाता है। लेकिन अगर उन आइसोटोप्स का अबंडेंस नेग्लिजिबली स्मॉल नहीं हुआ, मतलब उनका एक कंसिडरेबल अबंडेंस हुआ, जो कि मैंने लिखा हुआ है, इस पर पढ़ लीजिए कि इफ़ एन एलिमेंट एग्जिस्ट्स इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स। आइसोटोप्स का मतलब आप समझते हैं कि 2 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो मास अगर उसका डिफरेंट है विथ कंसिडरेबल परसेंटेज, मतलब उनका परसेंटेज नेग्लिजिबल नहीं है, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है, दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड, देन एटॉमिक मास इज एक्सप्रेस्ड एज
एवरेज एटॉमिक मास एंड दैट एवरेज एटॉमिक मास में बी फ्रैक्शनल। वो फ्रैक्शनल हो सकते हैं, जब एवरेज करेंगे तो फ्रैक्शनल होने की संभावना बनती है। तो वो एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे? तो एवरेज एटॉमिक मास के लिए फॉर्मूला दिया, समेशन ओवर द प्रोडक्ट ऑफ एटॉमिक मास एंड परसेंटेज अबंडेंस ऑफ दैट आइसोटोप्स। उसको मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए और 100 से डिवाइड कर दिए, दैट विल बी द एवरेज एटॉमिक मास। एक एग्जाम्पल भी मैंने लिया, क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं, क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37। क्लोरीन 35 का परसेंटेज अबंडेंस 75.77। आप समझ रहे हैं कि हम इसमें से इसको इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि इसका अबंडेंस ज़्यादा है। क्लोरीन 37 का अबंडेंस 24.23, ये भी अब इग्नोर करने लायक नहीं है, मतलब इसको भी हम निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इस केस में हमको दोनों को कंसीडर करना पड़ेगा, और दोनों को जब हम कंसीडर करेंगे तो इनका एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज कैसे निकालेंगे? इनका एवरेज निकालने का फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। तो फॉर्मूला में बस फिट कर देना है इसको, तो क्या होगा 75.77 इंटू इसका परसेंटेज परसेंटेज अबंडेंस हो गया, इसका एटॉमिक मास 34.9689 प्लस दूसरे का परसेंटेज अबंडेंस 24.23 इंटू इसका एटॉमिक मास 36.9659 और इसको 100 से डिवाइड कर देंगे। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 35.5 आएगा, और यही हो गया फ्रैक्शनल एटॉमिक मास, जो कि एवरेज एटॉमिक मास हुआ इस क्लोरीन एटम का। तो मैं समझता हूँ कि आप एवरेज एटॉमिक मास समझ गए होंगे। जैसे ही किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास आपके सामने फ्रैक्शनल आए, आपको तुरंत यह कंक्लूजन निकाल लेना है कि इसका मतलब है कि वह एलिमेंट डिफरेंट आइसोटोपिक फॉर्म में पाया जाएगा। इसका मतलब उसके एक से ज़्यादा आइसोटोप्स पॉसिबल हैं, नोन है, और उनका अपना एक कंसिडरेबल अबंडेंस भी है। ऐसा नहीं कि किसी आइसोटोप का अबंडेंस नेग्लिजिबली स्मॉल है और हम उसको इग्नोर कर सकते हैं, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए उसका जो एटॉमिक मास आएगा, एवरेज एटॉमिक मास, दैट मे बी द फ्रैक्शनल वैल्यू। और फ्रैक्शनल का मतलब यही है, हमको तुरंत ये समझ जाना है। तो बच्चों, अभी तक मैंने आपको ये समझाया है कि एटॉमिक मास क्या है, ग्राम एटॉमिक मास क्या है, और फिर ये फ्रैक्शनल एटॉमिक मास कैसे आ जाता है। फ्रैक्शनल एटॉमिक मास का सीधा मतलब समझना है कि वह एलिमेंट एक से ज़्यादा आइसोटोप्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते होंगे, और उन सबों का जब हम एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं तो वह फ्रैक्शनल हो जा रहा है। तो आपको ये कंक्लूजन निकाल लेना है। चलिए हम लोग अब जब एटॉमिक मास पढ़ लिया है तो थोड़ा सा मॉलिक्यूलर मास के बारे में बात करते हैं। मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ये टॉपिक है, मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो देखो, जैसे मॉलिक्यूल का डेफिनेशन होता है, मॉलिक्यूल किसको कहते हैं? इट इज द कलेक्शन ऑफ एटम्स, कलेक्शन ऑफ एटम्स। तो वो एटम्स सेम भी हो सकते हैं, सेम एटम्स भी हो सकते हैं, या एटम्स डिफरेंट भी हो सकते हैं, एटम्स डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो अगर सेम एटम्स हुए तो उसको कहा जाएगा होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। और अगर डिफरेंट हुए तो उसको कहा जाएगा हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो होमो एटॉमिक का मतलब होता है, हम उसी को एलिमेंट के नाम से भी जानते हैं। होमो एटॉमिक है तो वो एलिमेंट हुआ, और अगर हेट्रो एटॉमिक है तो वो कंपाउंड हुआ। आप सभी लोग जानते हैं कि अगर होमो एटॉमिक का मतलब O2 मॉलिक्यूल,
O2 तो एक एलिमेंट है, Cl2 ये एक एलिमेंट है, लेकिन कंपाउंड में अगर हेट्रोएटॉमिक की बात करेंगे तो HCl एक कंपाउंड है। तो हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल जो होंगे वो कंपाउंड होंगे, और होमोएटॉमिक की बात कीजिएगा तो वह एलिमेंट होंगे। अब इनका अगर हम मॉलिक्यूलर मास निकालना चाहें, हम बात करें इनके मॉलिक्यूलर मास के बारे में, तो जैसे एटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब एटम का कलेक्शन, सारे एटम्स को जोड़ देने से अगर मॉलिक्यूल्स बनता है, इसका मतलब मॉलिक्यूलर मास का मतलब होगा सभी एटॉमिक मास का सम, सभी एटम के एटॉमिक मास का सम हमारे लिए मॉलिक्यूलर मास देगा। तो मॉलिक्यूलर मास हुआ, मॉलिक्यूलर मास का मतलब हुआ सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ all the atoms present in the molecule, उस मॉलिक्यूल में जितने एटम्स प्रेजेंट हैं उन सबों के एटॉमिक मास का सम मॉलिक्यूलर मास होगा। इसका तो लिटरल मीनिंग ही समझ में आता है कि मॉलिक्यूल का मास मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास में हमको ये समझना है कि जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ CaCO3, तो इसका मतलब हुआ कि एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम, प्लस एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस इसमें 3 ऑक्सीजन के एटम्स है, तो 3 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। यह बात हम लोगों को कैलकुलेट करना होगा। इसका कैलकुलेशन ऐसे करेंगे, तो कैल्शियम का एटॉमिक मास आपको याद है 40, प्लस कार्बन का एटॉमिक मास 12, प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, और इन सबों को जोड़ देने से 100U आएगा। यह इसका मॉलिक्यूलर मास हो गया, 100U इसका मॉलिक्यूलर मास हो गया। मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये हो गया 100 AMU या 100U, दोनों एक ही बात हुई, आपको समझ में आना चाहिए। तो ये हम आपको पहले समझा चुके हैं कि U और AMU एक ही बात है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो पिछले वीडियो में जाइए और एटॉमिक मास की यूनिट पढ़ लीजिए, तो वहाँ आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो हमने आपको ये समझाया कि अगर हम इसका मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं तो ये होगा 100U। ठीक वैसे ही सिमिलरली मॉलिक्यूलर मास ऑफ Na2CO3 इंटू 10H2O, Na2CO3 इंटू 10H2O। आप समझ रहे होंगे यह वाशिंग सोडा के नाम से जाना जाता है। तो इस वाशिंग सोडा का एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो देखिए इसमें हमको करना ये होगा 2 इंटू सोडियम का एटॉमिक मास 23 आपको याद रखना पड़ेगा, प्लस कार्बन का 12, प्लस ऑक्सीजन का 3 ऑक्सीजन है तो इतना। अब ये जो इंटू लिखा हुआ है यहाँ डॉट, इसको जोड़ना होता है। 10 इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर 1 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का 16। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 46 प्लस 12 प्लस 48 प्लस 10 इंटू 18। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे 46 प्लस 12 प्लस 48 प्लस 180, तो इसको अगर जोड़िएगा तो 106 प्लस 180 तो 286 AMU या U, ये कहलाया इसका
मॉलिक्यूलर मास। तो ये हमने मॉलिक्यूलर मास निकाला। अब इस मॉलिक्यूलर मास को समझना है, निकाल लेना बड़ा आसान काम है, इसको समझना है कि ये जो हमने निकाला है ये है क्या। तो देखिए ये जो हमने निकाला है मॉलिक्यूलर मास ऑफ CaCO3 का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, ध्यान दीजिए हम आपको इसका कंसेप्ट बताना चाहते हैं। वन मॉलिक्यूल ऑफ CaCO3, इसका यह मतलब हुआ जो बना हुआ है किससे? मास ऑफ एन एटम ऑफ कैल्शियम प्लस मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन प्लस 3 into मास ऑफ एन एटम ऑफ ऑक्सीजन। ये मतलब है। इसका यह मतलब हुआ कि हम जो एक्सप्रेस करते हैं इट मीन्स 100 U इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। यह एक मॉलिक्यूल का मास है, वन मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। यह कैल्शियम कार्बोनेट के एक मॉलिक्यूल का मास है। तो हम किसी का भी अगर जैसे आप जिप्सम की बात करते हैं तो आप जानते हैं कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2। इसका भी अगर हम मोलर मास निकालेंगे तो वही बात, मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो वही काम करना है हमको, लेकिन उसका यूनिट क्या लिखेंगे? U या AMU। अब यहीं पर कहता है कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ये है मास ऑफ ए मॉलिक्यूल इन ग्राम which is numerically equal to the mass in AMU। यही मतलब हुआ इसका। जैसे हमने ग्राम एटॉमिक मास में कहा था आपको कि ग्राम एटॉमिक मास इज द मास ऑफ एन एटम और एटॉमिक मास इन ग्राम विच इज ओनली न्यूमेरिकली इक्वल टू द मास इन एटॉमिक मास यूनिट। इसमें केवल न्यूमेरिकल रिलेशनशिप है, ऐसा नहीं, वो दोनों एक ही बात है ही नहीं। मैंने कई बार समझाया आपको, कई बार कहा, आज फिर से कह रहा हूँ कि वो दोनों एक चीज़ नहीं है, दोनों में बहुत फ़र्क है, दोनों में कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो हम उसको कहेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास। जैसे अगर हम कहते हैं कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये हो जाएगा 100 ग्राम। तो अब आपको ये समझाना है कि जैसे हम ग्राम एटॉमिक मास में कहते थे सिमिलर टू, या ऐसे कहिए एज ग्राम एटॉमिक मास, ये जो है ये है मास ऑफ 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स। ग्राम एटॉमिक मास का मतलब मैंने समझाया था, डिस्कस करके समझाया था। ठीक वैसे ही
सिमिलरली ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो होगा वो होगा मास ऑफ 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। एकदम यह याद रखना है कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो है वो एक मॉलिक्यूल का मास नहीं है, यह एक मोल मॉलिक्यूल का मास है। हम अभी आपको मोल इंट्रोड्यूस करने वाले हैं कि यह मास एक मॉलिक्यूल का न होकर यह एक मोल मॉलिक्यूल मतलब 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का यह मास है, जिसको हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास के नाम से जानते हैं। अभी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास को ही ग्राम मॉलिक्यूलर मास को ही हम लोग ग्राम मॉलिक्यूल भी कहते हैं। जैसे वहाँ ग्राम एटम कहते थे वैसे ही ग्राम मॉलिक्यूल यहाँ कहेंगे। एक ग्राम मॉलिक्यूल अगर आपसे कहा जाए 1 ग्राम मॉलिक्यूल, 1 ग्राम मॉलिक्यूल अगर आपसे कोई कहता है, इसका मतलब होता है कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट मॉलिक्यूल, उस मॉलिक्यूल का ग्राम मॉलिक्यूलर मास, इसका यह मतलब समझा जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो हमने आपको ये समझाया कि यह मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या है, और बड़े आसानी से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एटॉमिक मास हुआ, ग्राम एटॉमिक मास हुआ, मॉलिक्यूलर मास हुआ, ग्राम मॉलिक्यूलर मास हुआ, अगर उसका अलग अलग बातें हैं और उसका मीनिंग आप समझने लगे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये आपने समझ लिया, ये आपका क्लियर हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, इसको थोड़ा सा इस चैप्टर के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक में चलना चाहते हैं, और वो टॉपिक है मोल कंसेप्ट। थोड़ा सा मोल मैं आज आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ कि मोल है क्या, मोल की बात हम क्यों करते हैं, आखिर ये मोल कहाँ से आता है, ये समझ लेना है। तो मैं आपको, जैसे मैंने बताया था कि मैं ये सोच के पढ़ा रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं जानते हैं, ऑल द स्टूडेंट्स आर द बिगिनर्स ओनली, आप कुछ नहीं जानते हैं, आप प्लेन पेपर हैं, और मैं ये सोच के आपको पढ़ा रहा हूँ। इसलिए मैं मोल भी जब शुरू करूँगा तो एकदम इनिशियल स्टेज से, बहुत ही शुरुआती से शुरू करूँगा। तो ये टॉपिक है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, मोल कंसेप्ट। यहाँ से डिफ़िकल्टी लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। देखिए, एक शब्द है मोल, ये मोल है। इस मोल के अनेकों मीनिंग होते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको समझा दूं कि अगर आप इंग्लिश डिक्शनरी खोलेंगे तो मोल का मतलब, जैसे मोल का मतलब ढूंढेंगे तो वहाँ आएगा छुछुंदर। मोल का लिटरल मीनिंग होता है छुछुंदर। मोल का हिंदी में मीनिंग होता है छुछुंदर। छुछुंदर मतलब चूहे की प्रजाति की एक चूहे की प्रजाति का होता है, और उसका जो है मुंह थोड़ा सा लंबा निकला रहता है और उसका दुम मोटा होता है, बड़ा ही बदबूदार होता है वो छुछुंदर। गाली भी है छुछुंदर कहीं के। तो खैर मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। मैंने कहा कि मोल का लिटरल मीनिंग हमारे इंग्लिश डिक्शनरी में अगर हिंदी मोल का खोजिएगा तो एक मीनिंग आपको छुछुंदर भी मिलेगा। अब मोल का एक और मीनिंग होता है तिल का निशान। तिल, जैसे देखिए मेरे इस चिन्ह पर एक तिल का निशान है। तो मेरा जब कभी हमको लिखना होता है आइडेंटिफिकेशन मार्क, तो मैं लिखता हूँ ए मोल साइन ऑन द चिन। तो मोल का दूसरा मीनिंग हुआ तिल का निशान, मतलब तिल।
तिल को भी हम लोग मोल ही कहते हैं, स्पेलिंग भी वही होता है। मोल का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ स्मॉल स्टोन्स अंडर सी। जब गोताखोर स्कूबा डाइवर्स जो बहुत ही अंदर तक गोता लगाते हैं, वे लोग जब गोता लगाकर अंदर जाते हैं समंदर के बेड में, तो वहाँ छोटे छोटे पत्थर, चमकीले पत्थर बहुत सारे हजारों करोड़ों की संख्या में नज़र आते हैं। उनका नाम उन्होंने रखा, बड़ा ब्यूटीफुल दिखता है, उनका नाम उन्होंने रखा मोल। उसको कहते हैं मोल। कलेक्शन ऑफ 6.02 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स। अब ये इतने पार्टिकल्स की संख्या को हम मोल कहते हैं। तो चलिए इसको समझने के लिए हम जरा शुरुआती दौर में आते हैं। इन जनरल, सामान्य रूप से वी यूज सम टर्म्स, हम कुछ टर्म्स इस्तेमाल किया करते हैं। वो टर्म्स क्या क्या है? जैसे आप दर्जन, गांव में, शहर में भी दर्जन का इस्तेमाल करते हैं। डजन। अगर मैं कहूँ किसी स्टूडेंट्स को अपने कि बेटा 1 दर्जन केला ले आओ, वो दौड़ के जाएगा और 12 केले लेकर आएगा। दर्जन का मतलब वो समझता है 12। डजन का मतलब हुआ कलेक्शन ऑफ 12। वैसे ही अगर मैं किसी को बोलूं कि आई हैव 1 ग्रॉस ऑफ पेन्स, हमारे पास 1 ग्रॉस पेन है, तो 1 ग्रॉस का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ 12 डजन्स, मतलब 144। कलेक्शन ऑफ 144। वैसे ही कोई कहता है कि सचिन तेंदुलकर ने सेंचुरी मारा, सेंचुरी, तो सेंचुरी का मतलब सब लोग समझते हैं, ये तो बड़ा ही आम चीज़ है। कलेक्शन ऑफ 100। तो कुल मिलाकर बात ये हुई कि हम अपने लाइफ में, जनरल लाइफ में कुछ टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं जिसका मीनिंग ऑलरेडी डिसाइडेड है और उसका हम समझ जाते हैं। कोई अगर हमको कहे कि 1 ग्रॉस हमको पेन दीजिए, तुरंत हम उसको 144 पेन निकाल कर दे देंगे। ठीक उसी तरीके से, एकदम एग्जैक्टली उसी तरीके से सिमिलरली एक टर्म बनाया गया। सिमिलरली अगर आप कहते हैं किसी को, किसी केमिस्ट्री पढ़ने वाले को 1 मोल, तो वह तुरंत समझ जाएगा कलेक्शन ऑफ 6.02 into 10 to the power 23। इतना आदमी मतलब 1 मोल आदमी, इतना पेन मतलब 1 मोल पेन, ये समझ जाएगा। इसका सीधा मतलब हुआ कि जैसा हमारे जीवन में दर्जन है, जैसा हमारे जीवन में ग्रॉस है, जैसा हमारे जीवन में सेंचुरी है, वैसा ही हमारे जीवन में मोल है। तो मोल से इतना डरना क्या? मोल जो है वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। मोल यही लिखा मैंने, कलेक्शन ऑफ 6.02 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स। तो ये दर्जन हुआ, तो इसलिए इसका हम एक नाम ये भी रखते हैं कि यह केमिस्ट्री पढ़ने वाले के लिए केमिस्ट्स डजन। ये केमिस्ट्री पढ़ने वालों के लिए वैसा ही है जैसा एक आम इंसान के लिए दर्जन है। दर्जन का मतलब 12 और मोल का मतलब 6.02 into 10 to the power 23। और आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर 1 मोल का मतलब 6.02 into 10 to the power 23 ही क्यों? कोई दूसरा डिजिट क्यों नहीं? कोई दूसरा नंबर क्यों नहीं? 1 करोड़, 10 करोड़, 1 अरब क्यों नहीं? यही खास नंबर क्यों, मैं आपको समझाऊंगा बाद में। अभी आप केवल इसका मीनिंग समझिए, मोल को समझिए, मोल से दोस्ती कीजिए। केमिस्ट्स डजन इसको कहते हैं। अब इसका कुछ और भी मीनिंग होता है। इसका मीनिंग होता है कि इट इज़ द मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर नहीं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास में कहूँगा, ग्राम
मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए मॉलिक्यूल। इसका एक मतलब ये भी होता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए मॉलिक्यूल। इसका एक और भी मतलब होता है ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एन एटम। इसका एक और भी मतलब होता है 22.4 लीटर ऑफ ए गैस एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। मोल का इतना सारा मीनिंग है जिसमें से केमिस्ट्री में हमारे काम का न ये है, न ये है और न ही ये है, लेकिन ये सब हमारे काम का है। केमिस्ट्री में ये सब हमारे काम का है। मोल का ये मतलब होता है। तो मैंने एक कोशिश किया है आपको समझाने का कि असल में मोल है क्या, मोल का मतलब क्या होता है। तो मोल अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से समझा जाएगा, लेकिन जिस्ट यही है कहने का 1 मोल इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23 ऑब्जेक्ट्स। वो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, न्यूट्रॉन हो सकता है, एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, शर्ट हो सकता है, पैंट हो सकता है, पेन हो सकता है, आदमी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उतना अगर है तो उसको हम 1 मोल कहेंगे। जैसे 1 दर्जन, अगर 12 केला है तो 1 दर्जन केला, 12 सेब है तो 1 दर्जन सेब, 12 आम है तो 1 दर्जन आम। तो कुल मिलाकर ये कहना चाहते हैं कि जैसा दर्जन वैसा मोल, लेकिन दोनों का वैल्यू केवल अलग अलग है। तो जिस तरह से हम अपने सामान्य जीवन में दर्जन का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही हम केमिस्ट्री में मोल का इस्तेमाल करते हैं। तो मोल से बहुत भय खाने की ज़रूरत नहीं है। मोल बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, वह हमारे जीवन में इस्तेमाल होने वाला टर्मिनोलॉजी की तरह ही केमिस्ट्री में इस्तेमाल होने वाला एक टर्म है मोल। तो मोल की बात हम कर रहे थे और 1 मोल का वैल्यू इतना होता है, ये मैंने आपको समझाया। तब बात आती है कि आखिर इसी नंबर को हम 1 मोल क्यों कहेंगे, आखिर क्या खास बात है इसमें। तो खैर चलिए हम कुछ और भी बात आपको समझा दें कि 1 मोल पीपल, इसका मतलब 6.02 इंटू 10⁻23 पीपल। 1 मोल पेन या 1 मोल बनाना का मतलब हुआ 6.02 इंटू 10⁻23 बनाना। तो आपके समझ में बात अभी भी डाउट में होंगे आप कि आखिर यही नंबर 1 मोल क्यों कहते हैं, इसी को 1 मोल क्यों कहते हैं। तो एक बात आप जानते होंगे कि 6.02 इंटू 10⁻23 को हम लोग एवोगाड्रो कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। एवोगाड्रोज कांस्टेंट, हम लोग इसको एवोगाड्रोज कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। और यह इसी नंबर को, इसी खास नंबर को हम 1 मोल क्यों कहते हैं, इस पर थोड़ी सी चर्चा हम लोग कर सकते हैं और कर ही लेते हैं कि इसी खास नंबर को 1 मोल क्यों कहते हैं। मैं समझता हूँ कि आपने मोल को समझ लिया है कि मोल क्या है। अब मुझे ये समझाना है कि आखिर यही नंबर 1 मोल क्यों है, ये नंबर, इस नंबर में क्या खास बात है, क्या मैजिक है इसमें, ये समझना है। तो देखिए y 6.02 इंटू 10⁻23 इज नोन एज 1 मोल। हम इसी को 1 मोल क्यों कहते हैं, हम इसी खास नंबर को 1 मोल क्यों कहते हैं, ये समझना है हमको। तो इसके लिए कुछ डिस्कशन, कुछ कैलकुलेशन, कुछ डाटा हमको यहाँ रखने होंगे। कहता है कि मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के एक एटम का मास सब लोग जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। हाइड्रोजन के एक एटम का मास
1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम। ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है? वो होता है 1.008 ग्राम, आपको याद होगा। नाउ टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन 1.008 ग्राम, तो कैसे निकालेंगे? 1.008 बाई 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 24, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23 आएगा। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और हम एक बात ये कहते हैं कि इन ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, ऑफ हाइड्रोजन, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, हाइड्रोजन एटम्स की संख्या कितनी होगी? 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23। चलिए ये मैंने लिख दिया। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अगेन, मास ऑफ an atom of कार्बन, कार्बन के एक एटम का मास 1.9 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 24 ग्राम। ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन ये होता है 12.07 ग्राम। अब टोटल नंबर निकाल दीजिए। नाउ टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन, कार्बन इन 12.07 ग्राम कैसे निकालेंगे? 12.07 बाई 1.9 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 24, इसको सॉल्व करने से 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23 एटम्स आएगा। इसको आप इक्वेशन 2 मान लीजिए। फिर हम एक लाइन ये लिखना चाहेंगे कि कार्बन के ग्राम एटॉमिक मास में एटम्स की संख्या कितनी है? इन ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, कार्बन टोटल एटम्स कितने हैं? 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23। इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम के भी ग्राम एटॉमिक मास में एटम्स की संख्या इतनी ही होगी, मैग्नीशियम के भी ग्राम एटॉमिक मास में एटम्स की संख्या उतनी ही होगी, और कैल्शियम के भी ग्राम एटॉमिक मास में एटम्स की संख्या इतनी होगी। कुल मिलाकर ये कहना चाहते हैं कि दुनिया के किसी भी एलिमेंट के ग्राम एटॉमिक मास में एटम्स की संख्या इतनी ही होगी। मतलब ये कांस्टेंट हुआ, और इसीलिए हम इसी नंबर को एक मोल कहते हैं। मैं समझता हूँ आपने समझ लिया, आप कन्विंस हो गए होंगे। तो हम एक जुमला लिख देते हैं। Similarly, we can say that in gram atomic mass of sodium, total number of atoms 6.02 into 10 to the power 23. It means
in gram atomic mass of any element, किसी एलिमेंट के ग्राम एटॉमिक मास में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे 6.02 इंटू 10⁻23, जो कि एक कांस्टेंट हुआ, सब में यही इतने ही नंबर होते हैं। हेंस दिस नंबर 6.02 इंटू 10⁻23 इज considered as 1 मोल। तो चलिए, मैंने आपको ये समझा दिया कि आखिर इसी खास नंबर को 1 मोल क्यों कहते हैं, आखिर इसमें क्या खास बातें हैं। तो आप किसी भी टॉपिक को अगर आप ऐसे समझते हैं कि आखिर इसमें ये कौन सी बातें हो गई, तो आप बड़े आसानी से उस पर अपना कंसेप्ट डेवलप कर सकते हैं। और ऑनलाइन वीडियो में एक ख़ास बात होनी चाहिए कि हम उस शॉर्टकट मेथड से आपको ना पढ़ाएं, चूँकि इसमें हम पूरा डेप्थ में पढ़ाएं, तो कि आपको जब मर्जी हो, जब जब वक्त मिले तो आप इसको देखें और समझें। तो ये अब परमानेंटली अब स्टोर्ड हो गया आपके पास, आप जब चाहें इसको खोलें और देख लें कि बेसिक कंसेप्ट आपका डेवलप हो जाएगा। इसके बाद जब मैं इन सारी बातों को जब एकदम गहराई से पढ़ लेते हैं हम लोग, तो इस पर जो न्यूमेरिकल्स मेन एम हमारा यही है कि इस पर हम न्यूमेरिकल्स बनाएं। तो हम मोल को जितना आसानी से समझते रहेंगे किसी चीज़ को, उतना पकड़ हमारा बनेगा न्यूमेरिकल्स बनाने में, थ्योरेटिकल कंसेप्ट पे, सब्जेक्ट मैटर पे। तो ये मैंने कोशिश किया है आज केवल ये समझाया आपको कि मोल क्या है और मोल उतने ही को क्यों कहते हैं, आखिर क्या खासियत है उस नंबर में कि हम उसी को 1 मोल मान लेते हैं। सबके मन में ये सवाल आता है, तो मैंने एक जवाब आपको दिया है और समझाने की कोशिश की है। तो आप केवल मोल को समझें, मोल से दोस्ती करें, मोल को अपनाएं, और अब जो भी बातें होंगी इस चैप्टर में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में 99% जो क्वेश्चंस होते हैं वो बेस्ड होते हैं मोल पे, मोल कंसेप्ट पे। चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का, खास करके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में तो मोल से रिलेटेड आप कहीं भी चले जाइए तो वहाँ मोल तो आएगा ही आएगा। इसलिए इसको आप खूब बढ़िया से समझिए। मैंने कोशिश किया है समझाने का कि मोल क्या है, उसके बहुत सारे मीनिंग्स समझाए, और केमिस्ट्री में हमको किन किन मीनिंग्स से मतलब है ये समझाया आपको, और उस खास नंबर को ही मोल कहेंगे इसके बारे में कारण समझाया है। अब ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसको मैं यहीं छोड़ूंगा। आज का क्लास यहीं समाप्त होगा, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ, मैं बता देता हूँ, आपको सूचना दे देता हूँ कि अगले वीडियो में, अब इसके बाद का जो भी वीडियो होगा उसमें डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा। अगले दिन मैं आपको मोल से और रूबरू कराऊंगा कि मोल किसी के एटॉमिक मास से कैसे रिलेटेड है, मोल नंबर से कैसे रिलेटेड है, मोल वॉल्यूम से कैसे रिलेटेड है, फिर उन सारे मोल्स का हम यूज़ कहाँ कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे और बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा वो। उस पर जब आप समझ ही रहे हैं कि सारा का सारा न्यूमेरिकल जब उसी पर बेस्ड है तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा, और हम लोग उसको और भी इंटरेस्टिंग बनाने का कोशिश करेंगे। इंटरेस्टिंग तो वो खुद से होता भी है, और इंटरेस्टिंग इसलिए होता है क्योंकि वो जब आपके समझ में कोई भी चीज़ आने लगता है, जब कोई भी चीज़ आप समझने लगते हैं तो उसमें इंटरेस्ट आने लगता है। किसी भी चीज़ को केवल रटिए मत कि अब जैसे वेवलेंथ का डेफिनेशन आप याद करते हैं। वेवलेंथ मतलब द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ट्रफ एंड क्रेस्ट। क्या वही डेफिनेशन होगा? क्या उसके अलावा और डिस्टेंस वेवलेंथ नहीं हो सकता है? तो हम ये सारी बातें जो हैं हम आपको ये चर्चा कर रहे हैं इसलिए कि आप उसको समझिए, बेस में जाके समझिए, उसके गहराई में जाके समझिए, और जब एक बार उससे अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी तो फिर पीछे मुड़ने की ज़रूरत नहीं होगी। आप एकदम लगातार आगे बढ़ते जाएंगे और उसको सीखते जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि एक ही दिन में सब कुछ सीख जाता है आदमी, तो कोशिश करते रहिए। ये एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस एक प्रोसेस है। लर्निंग तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वो हमेशा चलता रहेगा, जीवन पर्यंत चलता रहेगा। तो आप इसको समझें और इस टॉपिक पर अपना पकड़ बनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ
आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।